तो इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हमारे पास अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगी कि एक तो आपकी अटेंशन मिले, आप लोग बहुत अच्छे से सुने हम जो बातचीत करने वाले हैं, और उससे पहले एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं। इस बातचीत की शुरुआत से पहले उसमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए। आकाशदीप जी, आपका स्वागत करती हूँ। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और अनिमेश बिश्नोई जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। आकाशदीप जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा रियल एस्टेट को लेकर कर रहे थे, और खास तौर से पूर्वांचल और बनारस के इलाके में रियल एस्टेट का बूस्ट आपने कितना ज्यादा देखा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके पीछे के आपको रीजंस क्या समझ में आते हैं? देखिए, पूर्वांचल जो है सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड एरिया था, चीफ मिनिस्टर कोई भी रहा हो। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद डबल इंजन की जो सरकार करी जा रही है, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है वो किसी भी व्यक्ति को आराम से दिखता है कि किस लेवल पे काम हुआ है। आज बनारस में रिंग रोड जो है 35-40 साल पहले प्रपोज की गई थी, जिसका कि विरोध हुआ, सब हुआ। आज रिंग रोड अपने बनारस में मिली है, जो कि गाजीपुर, जो बनारस इज लिटरली वर्चुअल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर थिंग, बिकॉज कनेक्टिविटी के बिना कोई भी चीजें, आपका ट्रैवल है। आज बनारस में लोग शॉपिंग के लिए, लोग हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, फॉर एनी रीजन, वो कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट बनारस में तब से है जब यूपी में शायद 1 या 2 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो, या मेरे ख्याल से पहला एयरपोर्ट ही बनारस ही रहा। तो कनेक्टिविटी के उससे पूरा पूर्वांचल और वेस्टर्न यूपी बनारस आता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि सबका फुटफॉल इतना बढ़ गया है। आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिज्म को देख लीजिए, आज वाराणसी जो है सबसे बड़ा टूरिस्ट हब हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसका इम्पैक्ट जब मूवमेंट आता है शहर में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियल एस्टेट जो है सबसे बड़ा, आज हम सबसे बड़े उसके जॉब के लिए सबसे बड़ा सेक्टर जो है रियल एस्टेट है, आफ्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेलवेज के बाद, तो एग्रीकल्चर के बाद। तो हम लोग चीजों को इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर, रिंग रोड और सब है, तो शहर जो बनारस कंजेस्टेड था अब बाहर मूव कर रहा है। अब लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, तो बाहर के लोग भी जो बनारस छोड़ के पलायन करके बाहर जाते थे शिफ्ट होने के लिए, रहने के लिए, आज वो लोग भी बनारस की तरफ, बाहर से भी लोग, दुबई के तौर पे आज हम लोग 20 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल की बिल्डिंगें बनारस बन रही है, जो कि पहले 5, 6, 8, 10 के ऊपर नहीं बनती थी। तो दैट शोज कि किस लेवल पे काम यहाँ पे हुआ है, किस लेवल का ट्रस्ट जो है इन्वेस्टर्स को और जो बिजनेस फैटर्निटी है उसको आया है इस सरकार पे, कि वो अपने पैसे और यहाँ पे लगा रही है ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। संतोष सिंह साहब, आप प्रेसिडेंट हैं विश्व वैदिक सनातन न्यास के। हम युवाओं की बात करते हैं, और क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा समाज बड़ा अत्याधुनिक होता जा रहा है, लेकिन जब हम बनारस में बैठे हैं तो हम बनारस की जड़ें, बनारस की सभ्यता, बनारस की संस्कृति की बात जरूर करते हैं। आज के यूथ को आप देखते हैं कि डिस्टेंट हो रहा है सनातन से या भारतीय संस्कृति से, और अगर नहीं तो क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, आज का युवा बहुत तेज आगे भाग रहा है और प्रगति के रास्ते पर बढ़ करके वो विकास को प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन आध्यात्म एक ऐसी चीज है, सनातन एक ऐसी चीज है जो युवाओं के भटकाव को रोकती है, उनकी मन स्थिति को संतुलित करती है। क्योंकि सनातन विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है, और ये प्राचीन धर्म ऐसे ही नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। और ये जीवन जीने की जो शैली है, जब इस शैली को हमारा युवा एडॉप्ट करता है तो निश्चित तौर पे वो फ्रस्ट्रेशन से बचता है। चीजों को लेकर के जब साथ में वो आगे बढ़ता है, उसको समझ में आता है कि विकास के साथ साथ हमको किस तरह से सनातन के साथ जुड़ करके रहना है। जब वो सनातन के साथ जुड़ता है तो उसे आभास होता है कि निश्चित तौर पे हम विकास के साथ साथ स्थायित्व की भी हमें आवश्यकता है, और वो स्थायित्व सनातन में ही मिलता है। और ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को साथ में लेकर के चलता है। इसलिए और युवाओं को जोड़ने के लिए विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, संगोष्ठियां बराबर करते रहते हैं, उनके विचारों को
का आदान प्रदान होता है, उनको जोड़ा जाता है और निश्चित तौर पे सनातन के साथ जुड़ करके भारत का युवा जी एक उन्नति को प्राप्त करेगा और अच्छे विकास के मार्ग पर चलता हुआ आध्यात्म के साथ जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। और क्योंकि आपने प्रयासों की ही बात की, तो अनिमेश बिश्नोई जी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास हैं जो कि KPR24 बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड भी लगातार कर रहा है और आप चूंकि उसके MD हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी इस कंपनी का योगदान आप कैसे देखते हैं। और एडिशनल क्वेश्चन है, क्योंकि सनातन की बात की, तो सनातन में हम गायों की रक्षा की बड़ी बात करते हैं और मैंने ये भी सुना, मुझे बताया गया कि आप लोग गायों के लिए एक चॉकलेट बना रहे हैं, तो न सिर्फ स्वाद मीठा करने के लिए बल्कि उसके कई और बड़े लाभकारी परिणाम भी हैं। तो दोनों ही सवालों का आप मेरे प्लीज जवाब दीजिएगा, व्हाट इज इट। थैंक यू मैम, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। सो मैम, ये हमारी कंपनी 3 साल पुरानी एक स्टार्टअप ही कहेंगे आप इसको। लवली। सो ये कंपनी हमने स्टार्ट की, जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं उनका इन्विजन ये था कि हम कैसे कैटल्स की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो हमने ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि विच इज 100% बैक्टीरिया बेस्ड, और इसकी टेस्टिंग नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी की है। इसको जो क्लेम हम करते हैं कि दिस इज 100% यूरिया फ्री, 100% केमिकल फ्री, इसकी टेस्टिंग एनडीडीबी ने की है और ये शायद इंडिया का पहला प्रोडक्ट होगा जिसकी टेस्ट एनडीडीबी से हमने खुद जाके कराई, बिकॉज वी नो कि हमने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि ये इंडिया के लिए फ्लैगशिप प्रोडक्ट हो सकता है। सो इसके फायदे क्या होते हैं, क्योंकि ये हमने कैटल्स के लिए और किसान के लिए दोनों के लिए सोच के बताया। जो आपने चॉकलेट बोला वो हम लोग को किसान ने ही नाम दिया है इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का नाम कोरल पोषक है। सो ये हेल्प करता है क्या, नाम है पूरन पोषक, कोरल पोषक। अच्छा, कोरल पोषक। सो ये बेसिकली हेल्प करता है कि मिल्क यील्ड बढ़ाता है और साथ में फैट कंटेंट बढ़ाता है। तो जो आमदनी किसान की होती है, दैट इज बिकॉज जो फैट कंटेंट दूध में होता है वो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज किसान को देती हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के वजह से एटलीस्ट 15 to 20% मिल्क यील्ड बढ़ेगा, 15 to 20% फैट कंटेंट बढ़ेगा। तो किसान को दूध भी बढ़ता है, फैट कंटेंट भी बढ़ता है, तो उनकी आमदनी एटलीस्ट 15 to 20% ग्रो कर रही है। और मैम, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स बताए। इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ये हैं कि ये एसिडोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, मेस्टाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, गट बैक्टीरिया इतने ज्यादा उनकी मल्टीप्लिकेशन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, तो गट बैक्टीरिया में बहुत अच्छा हेल्पफुल है। और जो इसके हमने जो ट्रायल कराए हैं मैम, हमारी बड़ी कंपनीज हैं जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, तो अभी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है महसाना डेयरी, दूध सागर महसाना में जी। वो हमारे प्रोडक्ट के ट्रायल कर रहे हैं और उनका कंसर्न ये था कि वो यूएस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे मिल्क, क्योंकि उसमें एफ्लोटॉक्सिन लेवल ज्यादा होता है। आज हमारे कैटल फीड के थ्रू एफ्लोटॉक्सिन जाता है जो कि दूध में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है मैम वो 3.54 एफ्लोटॉक्सिन को 0.5 तक लेके आ रहा है। तो इसकी टेस्टिंग ये चल रही है और क्योंकि ये वर्ल्ड का ऐसा पहला प्रोडक्ट है इसलिए हमने इसको पेटेंट फाइल किया है और होपफुली हम लोग 3-4 महीने में पेटेंट भी इसका मिल जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि आपने स्टार्टअप की बात की, तो जब हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो एक जोश तो खैर अलग ही होता है और इनोवेशन हम स्टार्टअप के साथ हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू प्लीज, थैंक यू सो मच। आकाशदीप साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्रेडाई यूपी और क्रेडाई पूर्वांचल, इन दोनों के इनिशिएटिव से हमने थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रस्ट फैक्टर की बात की थी। फिर उस ट्रस्ट फैक्टर के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अब लोगों की पसंद नापसंद, घर खरीदना है तो कैसा होना चाहिए, कैसे बैलेंस कैसे बनता है इन सब के बीच, और ट्रस्ट फैक्टर को बिल्टअप करने के लिए आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर था इसमें बहुत सारी एनोमलीज थी। रेरा आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। रेरा एक्शन लेता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, मॉनेटरी फ्रॉड कर रहे हैं। आज सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है कि कितना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड रियल एस्टेट में हुआ है। तो रेरा आने से जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उस ट्रस्ट से कस्टमर को हमेशा ये रहता है कि उसका जो पैसा हार्ड अर्न मनी है वो सेफगार्ड है। हम लोग अपने एसोसिएशन में क्रेडाई इज ऑलवेज एक्टिव कि जो भी हम लोग के संग डेवलपर्स जुड़े, दोज आर हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड जिनका कि रेरा रजिस्ट्रेशन हो, ताकि कोई भी चीजें, कोई भी इंसान है उसका हार्ड अर्न मनी कहीं भी किसी भी तरीके से फंसे ना।
उसी उसमें हम लोग रेरा चेयरमैन को अपडेट्स भी देते रहते हैं कि सर दिस शुड बी ऑल इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉ, सो दैट कि किसी भी व्यक्ति का कभी भी पैसा, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति फ्रॉड करता है तो पूरी फैटर्निटी उससे जो है अफेक्टेड हो जाती है। तो वी आर ऑल्सो ब्लेम्ड कि एवरीबडी डज दैट, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी आदमी के साथ भी कोई भी फ्रॉड ना हो। फिर हमारे पास क्रेडाई में एक कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम भी है। जैसे अगर किसी कस्टमर के संग कभी कोई गड़बड़ हो भी जाता है तो क्रेडाई का अपना एक विंग है हम लोग का। कोई कस्टमर अपना ईमेल लिख देता है कि ये डेवलपर ने फ्रॉड किया या इसके यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके उसका जो भी सोल्यूशन है वो निकाल सकें। ये अच्छी बात है कि सोल्यूशन की तरफ भी आप लोग उतनी गंभीरता के साथ काम करते हैं, लेकिन पहले कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना, और प्रॉब्लम नहीं होगी तो सोल्यूशन की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं बिश्नोई साहब, तो सोल्यूशंस में खासतौर से KPR 24 बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे सोल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका जिक्र अभी आपने किया है। लेकिन हम हेल्थ फैक्टर भी देखते हैं, हम एग्रीकल्चर फैक्टर भी देखते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल इसके बीच में एक बैलेंस के लिए कर पाती है? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादातर लोग वही जानते हैं जो पढ़ पाते हैं, अदरवाइज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मैम राइट, आप सही कह रहे हैं, बट मेरा भी बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी से नहीं है। नहीं है बट विद इन, क्योंकि मेरे जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते करते मुझे अराउंड 7-8 साल हो गए। तो मुझे जो एक्सपीरियंस उनसे गेन हुआ है वो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो सही बात कह रहे हैं। सो हमारा जैसे मैंने बताया, हमारा कैटल फीड सप्लीमेंट है। सो जैसे ह्यूमंस को सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे कैटल को भी होती है। तो हमारा जो, क्योंकि सप्लीमेंट में टॉक्सिन बाइंडर है, सो मैम इट इज एक्टिंग एज अ मीथेन स्कैवेंजर। तो ये बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं कि मीथेन हमें गौवंश से भी मिलता है, कैटल के भी थ्रू मिलती है, वो मीथेन रिलीज करते हैं। सो ये प्रोडक्ट है, ये मीथेन स्कैवेंजर की तरह काम कर रहा है। एंड एक तरह से आप देखिए तो जो पोल्यूशन है मीथेन के थ्रू ही होता है, तो उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। संतोष सिंह साहब, आज के इस बदलते वैल्यूज के बीच में, भागदौड़ भरे जीवन के बीच में सनातन की बातें बहुत होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को मानने वाले भी हैं और सनातन के पथ पर चलने वाले भी लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हमें सनातन से ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सीख मिलती है या वैल्यू मिलती है जो हमारी लाइफ को बेहतर ही बनाएगी फॉर श्योर? सनातन से महत्वपूर्ण चीजें ही मिलती हैं, वैल्यू ही वैल्यू मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। सनातन जीवन जीने की एक कला आपको देता है कि आप अपने जिंदगी को सुचारू रूप से कैसे जी सकते हैं, यह सनातन के ही अंतर्गत आता है। आज समाज में बहुत विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ता चला गया है, हमारी पारिवारिक चीजें न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं, तो इस अवस्था में आप आने के बाद देखिए दिक्कत हुई है। लेकिन उसके बाद भी न्यूक्लियर परिवार भी अगर है, वहां पे सनातन परंपरा को लेकर के अगर उस पे आदमी आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे वो अपने संबंधों को भी याद करता है, अपने विकास को भी याद करता है। तो ये सनातन है जो पुरातन को लेकर के भविष्य की ओर आगे बढ़ता है। जैसे काशी में हम लोग हैं, तो ये काशी अपने प्राचीनतम गौरव को आज भी जी रही है। इसी तरह सनातन, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पे देखने को मिलता है कि सनातन को मानने वाला व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन कम होता है, क्योंकि वो सबको साथ लेके जब आगे बढ़ने की बात करता है, तो यही परिवार को जब हम साथ लेके आगे बढ़ते हैं, तो यही भावना हमारे ऋषियों के पास थी। उन्होंने उन भावनाओं को लेके वसुधैव कुटुंबकम की बात की कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, और जब हमारा ये परिवार है तो निश्चित तौर पे हमें उससे प्यार करना है, उसके साथ रहना है। और जब हम उसके साथ रह के काम करेंगे और अपने विकास को भी तय करेंगे, तो निश्चित तौर पे समाज में एक समरसता उत्पन्न होती है।
आदमी स्टेबल होकर के अपना काम करता है। और यही सनातन की खूबसूरती है, ये सबको साथ लेकर के आगे बढ़ता है। सह अस्तित्व की परिकल्पना सनातन के अलावा कहीं नहीं है। किसी धर्म को आप देख लीजिए, हर धर्म भारत में है आज के तारीख में, किसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने धर्म को लेकर के काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी विश्व के किसी भी समुदाय को हमारे साथ अगर आना है, वो रहना है, तो कितनी जातियां यहाँ आई हैं प्राचीन से लेके आज तक, और भारत में विलीन होती चली गई हैं। वो सनातन में विलीन हो गई हैं, क्योंकि सनातन एक समुद्र है। यहाँ विचारों की जितनी भी नदियां आती हैं वो यहीं से उत्पन्न हुई हैं और यहीं पे आकर के समाहित हो जाती हैं। ये सनातन की खूबसूरती है। इसीलिए कहते हैं कि सनातन अनंत है। सनातन अनादि और अनंत है। बिल्कुल। आकाशदीप साहब, अभी क्योंकि सर ने बातों बातों में जिक्र कर दिया न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज का, तो मैं उसको रियल एस्टेट से ही कनेक्ट कर देती हूँ। क्योंकि हम देखते हैं, हम लोग आते हैं दिल्ली एनसीआर के रीजन से, जहां पर एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट काफी हद तक खत्म हो चुका है। न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ लोग रहते हैं। और आज बहुत सारा जो यूथ भी हमारे साथ है, दे व्हेन दे प्लान टू बाय अ हाउस, तो एक तो महंगा बहुत है, सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत महंगा है, अनअफोर्डेबल है, और ले भी लिया तो या तो बैंक की ईएमआई चुकाते हुए 20 से 25 साल बीत जाएंगे। तो इस यूथ को आप कुछ कहना चाहेंगे, इफ दे आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस? देखिए क्या होता है कि घर एक ऐसी चीज है ना, घर इज नॉट एन एसेट। हम अगर प्रॉपर्टी के नाम पे कहते हैं एसेट है, इट इज अ इमोशन एंड इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप कुछ भी हो, कितना भी हो, 5 स्टार होटल नहीं 7 स्टार होटल में रह लिए, जिस दिन आप अपने घर पहुंचते हैं, जो आपका अपना बेड होता है, उसमें जब आप आते हैं ना, तो आपको जो रिलैक्स और जिस तरीके का सुकून मिलता है ना, वो आप कहीं भी कितने भी महंगे होटल या कहीं भी रह लें, वो नहीं मिलता है। यू वांट टू गेट बैक होम। या एंड फॉर द यंगस्टर्स आई वुड से कि जितनी जल्दी रियल एस्टेट में आप स्टार्ट करें, इट इज मोर वाइजर। क्योंकि क्या होता है कि रियल एस्टेट कभी भी पीछे नहीं आता। जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ऑलवेज दे आर गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। और कभी भी अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, ओवर बजटिंग करके बहुत बड़े साइज में नहीं जाना चाहिए। इट इज ऑलवेज गुड कि आप टू स्टार्ट विद, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉलर यूनिट, स्टूडियो अपार्टमेंट। घर से घर बनता है, घर से घर बनता है। आई लाइक वी आर लाइक फ्रॉम लास्ट 4 decades इन वाराणसी इन रियल एस्टेट। माई फादर इज द ओल्डेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर इन वाराणसी। So we have seen people evolving from 1 BHK to 2 BHK to 4 BHK. Like जब आदमी ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी छोटी है, तो उसी समय बहुत एम्बिशियस होके बहुत बड़ा फ्लैट लेना, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, सो यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू अपग्रेड लेटर ऑन. So to start early is a very good thing, and to start with a pocket friendly, budget friendly units is a advice from me for the youngsters. बट दिल पर हाथ रखकर बस इतना बताइएगा कि अगर कम सैलरी भी है तो आज एक छोटा घर भी अफोर्ड किया जा सकता है. डेफिनेटली आपको मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं. माई फादर इज ऑलवेज इनटू, ही प्रेफर्स अफोर्डेबल हाउसिंग. अभी हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 1 BHK का फ्लैट. एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग कि 1 BHK आप क्यों ला रहे हैं. तो देयर इज अ सेगमेंट जो नहीं अफोर्ड कर सकता. 25-30 लाख में फ्लैट मिल रहा है, 10% का आपको डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपए देना है, 3 लाख रुपए देना है. 2.5 लाख की आज बाइक आ गई है. एंड द रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स यू हैव टू डू इन EMIs. पहले प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम. यू आर गेटिंग interest subsidy on the loan that you are taking. पर फॉर सम रीजन क्या था, वो बंद कर दी गई. बट आई थिंक कि अभी इलेक्शन हमारा आने वाला है, तो मे बी इन दिस बजट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर दी, और वो भी उसका बहुत अच्छा स्कीम था कि इट वॉज लिमिटेड टू अफोर्डेबल हाउसिंग ओनली, सो दैट द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, प्रीमियम सेगमेंट के लिए नहीं था, तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी 4% की मिल जाती थी. तो आपकी EMI काफी रिड्यूस हो जाती, तो एवरीबडी कुड अफोर्ड. फिर से नहीं एकदम डेफिनेटली टाइम टू, डेफिनेटली इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर रियल एस्टेट. आपका अगर अपना घर नहीं है तो डेफिनेटली जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना बेटर है. अनिमेष बिश्नोई साहब, अभी क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स की सर ने बात की, तो ऐसे इनिशिएटिव के तौर पर हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की बात की थी, और उसके बाद से स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते चले गए. अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो अभी स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ज्यादा है.
स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल रेट पर मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी। आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, या पर्टिकुलरली आपके कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं इसे लेकर? मैम डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी यहाँ के एमपी बने और प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बीएचयू में एक अराउंड 800,000 करोड़ का एक सेटअप क्रिएट किया जिसको कहते हैं बायोनेस्ट। और वहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के लिए वहाँ की मशीनरी इतनी है जो कि कोई भी स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अप्रोक्स वैल्यू में आपको बताऊं तो 5 से 6,000 करोड़ की वहाँ मशीन्स हैं। So, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी के लिए पूछा, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स। सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है वहाँ पे। तो हम लोग को, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लेके गए मार्केट में नहीं, मतलब पहले प्रोफेसर्स के पास, बीएचयू के प्रोफेसर्स के पास, तो उनने ये प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी को समझी और हमको बीएचयू ने बायोनेस्ट में एक स्पेस प्रोवाइड की। तो जो जैसे हमारे जैसे स्टार्टअप है मैम, वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते उसको रिसर्च को बढ़ाना, लेकिन क्योंकि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था और उनने बीएचयू में बायोनेस्ट करके एक बहुत बड़ी बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च विंग बनाई है, तो हमने वहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस की हैं और उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को और भी आगे लेके गए। जैसे हम पहले कैटल्स में कर रहे थे, अब हम पोल्ट्री में भी आ गए। तो दैट इज बिकॉज स्टार्टअप को कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। बट यस, आप 100% सही है कि बहुत सक्सेसफुल नहीं होती। दैट इज मे बी सर्टेनिटी, कुछ लैक ऑफ फंड्स होते हैं। क्या प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है मैम। प्रोडक्ट हमारा क्योंकि बहुत अपील कर रहा है, फार्मर्स में एक्सेप्टेंस आ गई है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब होपफुली और आगे बढ़ेंगे। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसे ही बेहतर करे, आप इंस्पायर करते रहें यूथ को, स्टार्टअप्स ऐसे ही बढ़ते रहें, सनातन यूं ही जीवंत रहे, अनंत रहे, अमर रहे, और साथ ही लोग घर खरीदते रहें और अपना आशियाना बसाते रहें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 पर इस मंच पर मौजूद रहने के लिए। थैंक यू सो मच।